प्राइवेटाइजेशन इन एग्रीकल्चर सर्विस। बताओ ज्योति झा। ज्योति। सर पब्लिक की कोई मतलब ओन की प्रॉपर्टी को अगर प्राइवेट को मतलब दे देते हैं, प्राइवेट ओन करता है तो उसको कहते हैं प्राइवेटाइजेशन। और कोई? Privatization in agriculture service may be defined as the service rendered in the area of agriculture and allied sector, जैसे एनिमल हस्बेंड्री हो गया allied sector, फिशरीज हो गया इसका allied sector, तो may be defined as the services provided या rendered in the area of agriculture and allied sector by extension personnel working in the private agency or organization for which farmers are expected to pay a fee, and it can be treated or views as a supplementary and complementary to the public extension services is called privatization of agriculture extension service. It means कि जो सर्विस जो है, जो प्राइवेट एजेंसी या ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जो एक्सटेंशन वर्कर उस ऑर्गेनाइजेशन में वर्क कर रहा है उसके द्वारा जो प्रोवाइड किया जाता है, और फार्मर से ये अपेक्षा की जाती है कि वो उस सर्विस के बदले में वो पे करे, तो प्राइवेटाइजेशन, ये प्राइवेटाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर एक्सटेंशन सर्विस कहलाएगा। और ये सर्विसेज जो होगा ये माना जाएगा कम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री टू दी पब्लिक एक्सटेंशन सर्विसेज। मान लो कि गवर्नमेंट क्या करता है, सीजन के जब सीजन रबी सीजन होता है तो रबी सीजन के लिए ब्लॉक में सीड को सप्लाई करता है, ब्लॉक में डिस्ट्रिक्ट में सीड को, क्रिटिकल जो प्रोडक्शन के जो क्रिटिकल इनपुट्स जो है, मान लो फर्टिलाइजर हो गया, सीड्स हो गया, इंसेक्टिसाइड हो गया, पेस्टिसाइड हो गया, फंजीसाइड हो गया, वीडीसाइड हो गया, इरिगेशन मैनेजमेंट के लिए, इरिगेशन के लिए सब्सिडी हो गया। तो ये सब चीजें जो पहले गवर्नमेंट के द्वारा एक्सटेंड किया जाता था फार्मर्स तक, ये काम प्राइवेट पार्टनर को देना ही प्राइवेटाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर एक्सटेंशन सर्विस कहलाता है, कि सर्विस प्रोवाइडेड बाय द प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन और प्राइवेट प्लेयर, and it should be, its service is treated to the complementary or supplementary to the public extension service, and private organization are expected to pay the fee for their services। ये प्राइवेट एग्रीकल्चर एक्सटेंशन सर्विस होगा। जैसे कि हम लोग प्राइवेट में कोई चीज लेते हैं तो उसका हम पे करते हैं, के द्वारा गवर्नमेंट के द्वारा कोई चीज मिलता है तो फ्री ऑफ कॉस्ट तो नहीं मिलता है, लेकिन जो बीपीएल वाले फैमिली है, यहाँ फार्मर की बात हो रहा है, तो फार्मर को बहुत सारा चीज जो है पब्लिक जो एक्सटेंशन सर्विस है, जो पब्लिक जो सरकारी जो प्रसार तंत्र है वो फ्री ऑफ कॉस्ट देता है। जैसे एडवाइजरी सर्विस देना हो तो फ्री ऑफ कॉस्ट देता है कि ये इस मतलब कि ये पर्टिकुलर सीजन का ये रेनफॉल रहा है, ह्यूमिडिटी है, टेम्परेचर है, तो इस तरह आप इस क्रॉप को लीजिए, अर्ली सोइंग कीजिए, लेट सोइंग कीजिए, मिडिल में सोइंग कीजिए, आपका जो सॉइल का टाइप ये है। तो ये सब सर्विस पब्लिक एक्सटेंशन सर्विस का काम गवर्नमेंट का मिल रही है, लेकिन इसमें प्राइवेट प्लेयर भी आ जाए, है ना, तो वो प्राइवेट प्लेयर ज्यादा इफेक्टिव होगा। क्योंकि आप आते हैं आगे कि व्हाई नीड ऑफ प्राइवेटाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर एक्सटेंशन सर्विस। तो क्वेश्चन है कि ये सब काम तो पब्लिक एक्सटेंशन सिस्टम तो कर ही रहा है, लेकिन क्या जरूरत है कि प्राइवेटाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर एक्सटेंशन सर्विस का क्या जरूरी है, व्हाई नीड ऑफ प्राइवेटाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर एक्सटेंशन सर्विस। तो डिक्लाइनिंग ट्रेंड इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इन पब्लिक एक्सटेंशन ड्यू टू हैवी फिनेंशियल बर्डन। अब गवर्नमेंट के पास जो है कि बहुत सारा फिनेंशियल बर्डन है, स्कार्सिटी ऑफ फंड्स है, तो उतना वो प्रचार प्रसार के लिए वो उतना पैसा नहीं लगाता है, जो अपने बजट का जो जितना प्रचार प्रसार के लिए करना चाहिए एग्रीकल्चर में वो उतना नहीं कर पाता है। तो इसीलिए प्राइवेट प्लेयर जो है वो आगे मतलब गवर्नमेंट शुड
public sector should looking forward towards the private sector for investment in the extension system. ठीक है, तो डिक्लाइनिंग ट्रेंड इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर in public extension system due to heavy financial burden. That's why privatization of agriculture extension service should be needed. दूसरा है कि perception of public extension service is less effective in meeting the current needs of the farming community. अब फार्मर्स का ही परसेप्शन ऐसा है कि सरकारी तो है, सरकारी बीज है, सरकारी खाद है, सरकारी इंसेक्टिसाइड है, जिससे हम ही लोग प्राइवेट हॉस्पिटल में दिखाने, पब्लिक सेक्टर का जो हॉस्पिटल है गवर्नमेंट का सरकारी, लोग वहां नहीं दिखाने के लिए जाता, जिसके पास पैसा है वो प्राइवेट सेक्टर में चला जाता है कि वहां पे उतना अच्छा सर्विस नहीं देगा, है ना, डॉक्टर उतना जो स्पेशलाइज एरिया का जो हमको डॉक्टर चाहिए वो स्पेशलाइज एरिया का डॉक्टर नहीं मिलेगा, तो आदमी प्राइवेट सेक्टर, प्राइवेट जो है जो निजी क्लिनिक है उसका वहां पे चला जाता है दिखाने के लिए डॉक्टर के पास। तो परसेप्शन ही एक बन गया है कि पब्लिक सेक्टर एक्सटेंशन सर्विस इज नॉट इफेक्टिव एंड इट शुड नॉट मीट द करेंट डिमांड ऑफ द फार्मिंग कम्युनिटी। तीसरा परसेप्शन है ए शिफ्ट इन एग्रीकल्चर फ्रॉम सब्सिस्टेंस टू द कमर्शियलाइज लेवल, कमर्शियलाइज एग्री बिजनेस। अब ये पैराडिग्म जो है शिफ्ट फ्रॉम दी सब्सिस्टेंस, पहले लोग जो फार्मर जो है अपना जीवन यापन के लिए खेती करता था, लिविंग के लिए खेती, जीने के लिए खेती करता था, अपना सीरियल क्रॉप लगा लिया, लेकिन अब ये शिफ्ट कर गया है, अब फार्मर जो है कमर्शियलाइज क्रॉप भी लेता है, उसका वैल्यू एडिशन भी करना चाहता है खुद से और उसको मार्केट में सेल करना चाहता है। तो पैराडिग्म शिफ्ट फ्रॉम सब्सिस्टेंस फार्मिंग टू कमर्शियलाइज एग्री बिजनेस फार्मिंग, ये भी एक कारण है कि फार्मर जो है देख रहा है प्राइवेट प्लेयर की तरफ, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन जो एक्सटेंशन सर्विस प्रोवाइड कर सकता है उसके तरफ। चौथा पॉइंट है टू मीट द चैलेंज ऑफ ग्लोबलाइजेशन एंड लिबरलाइजेशन ऑफ द फार्म सेक्टर। अब देख रहे हो ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन और लिबरलाइजेशन, मतलब लिबरल हो गया है, जो वर्ल्ड का जो जितना भी देश है वो लिबरल हो गया है कि हम आपके प्रोड्यूस को खरीदेंगे, जो आपका जो भी प्रोड्यूस होगा, जो इंसेक्ट पेस्ट फ्री होगा, डिजीज फ्री होगा, उसके प्रोड्यूस को हम खरीदेंगे। मतलब मार्केट जो हो गया है ओपन हो गया है। तो इस कारण से भी जो पब्लिक सेक्टर का एक्सटेंशन है, एक्सटेंशन सर्विस है, वो उतना इफेक्टिव नहीं है, लेकिन प्राइवेट सेक्टर का जो है वो स्पेशलाइज जो है वो सर्विस प्रोवाइड करता है, वो ज्यादा इफेक्टिव है। सो टू मीट दी global needs, private player are more effective than the public players। तो ये चौथा पॉइंट हो। पांचवा हो गया डिमांड ऑफ द फार्मर फॉर स्पेशलाइज्ड नॉलेज, इंफॉर्मेशन एंड असिस्टेंस। और फार्मर्स का भी डिमांड हो गया है, क्योंकि फार्मर पहले सब्सिस्टेंस फार्मिंग करता था जीवन यापन के लिए, अब फार्मर्स का ही डिमांड हो गया स्पेशलाइज्ड। दे हैव नीड specialized knowledge regarding the agricultural practices, information और assistance, सहायता जो कहते हो वो स्पेशलाइज चाहिए। तो ये चार कारण है जिसके कारण से प्राइवेटाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर एक्सटेंशन सर्विस यूजफुल है। ठीक है, अब करेक्टर, आवाज मिल रहा है ना? यस सर। अब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्राइवेट एक्सटेंशन सिस्टम। अब क्या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्राइवेट एक्सटेंशन सिस्टम का? तो देयर आर सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ प्राइवेट एक्सटेंशन सिस्टम। पहला है कि ऑब्जेक्टिव्स। तो ऑब्जेक्टिव्स में क्या होगा प्राइवेट एग्रीकल्चर एक्सटेंशन सर्विसेज का? प्राइवेट एक्सटेंशन सर्विस मेनली कंसर्न विद द मैक्सिमम पॉसिबल प्रॉफिट टू द क्लाइंट। क्लाइंट यहाँ फार्मिंग कम्युनिटी हो गया, क्लाइंट्स मतलब फार्मर्स। तो प्राइवेट एक्सटेंशन मेनली कंसर्न विद द मैक्सिमम पॉसिबल प्रॉफिट टू द क्लाइंट्स थ्रू एडवाइजरी सर्विस। क्या करता है कि वो फार्मर्स को एडवाइजरी सर्विस प्रदान करे और जो जितना भी प्रॉफिट हो वो फार्मर्स को मिले। उस प्रॉफिट से उस प्राइवेट जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो प्राइवेट प्लेयर है, उसको भी उससे फायदा हो, बेनिफिट्स हो। प्राइवेट
जो एजेंसी होता है, जो प्राइवेट जो पार्टनर प्लेयर होता है, उसका सर्वाइवल डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ देयर परफॉर्मेंस। क्योंकि उसका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं होगा तो फिर अगले सीजन में कोई सीट नहीं लेगा, उसका कोई फर्टिलाइजर नहीं लेगा। फर्टिलाइजर जो है वो यूरिया कह के कुछ और दे देगा, फॉस्फेट कह के कुछ और दे देगा, पोटासियम कह के कुछ और देगा, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर कह के कुछ और दे देगा। तो ये सर्वाइवल, प्राइवेट प्लेयर सर्वाइवल ओनली डिपेंड्स अपॉन देयर परफॉर्मेंस, सो they try to become more efficient and effective in performing the service। ये हमेशा चाहता है कि हम इफेक्टिव और इफिशिएंट सर्विस जो है क्लाइंट को हम प्रोवाइड करें, जिससे कि हम मार्केट में बने रहें। तो ये पहला ऑब्जेक्टिव हो गया, मतलब कि कैरेक्टरिस्टिक फीचर हो गया। उसका ऑब्जेक्टिव्स, जो मेन ऑब्जेक्टिव जो है कि मोर कंसर्न होता है प्रॉफिट पे, तो इसीलिए वो बहुत कॉन्शियस रहता है, मतलब कि मार्केट के प्रति, फार्मर्स के प्रति। क्योंकि वो जो हम प्रोडक्शन का इनपुट देंगे, प्रोडक्शन का इनपुट क्या होगा? सीड होगा, फर्टिलाइजर होगा, हाँ, इंसेक्टिसाइड होगा, पेस्टिसाइड होगा, वीडिसाइड होगा, इरिगेशन मैनेजमेंट, इरिगेशन के लिए इरिगेशन का पैसा होगा, मनी होगा। तो ये ज्यादा मोर फोकस करता है उस पर। अब है टारगेट ग्रुप। टारगेट ग्रुप कौन सा होगा इसमें, बताओ कोई? प्राइवेट एक्सटेंशन के लिए, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन के लिए टारगेटेड ग्रुप कौन होगा? सृष्टि, है बिग फार्मर। बिग फार्मर, हाँ, गुड, बिग फार्मर। बट प्राइवेट एक्सटेंशन मस्टली फोकस ऑन बिग फार्मर्स। दे मोर फोकस दोज फार्मर्स who providing the commercial crops and in having favorable environment. They will not be interested in investing a small or marginal farmers, because marginal या poor farmers कह सकते हो, because they cannot पे फॉर प्राइवेट एक्सटेंशन हाई चार्जेस। तो टारगेट ग्रुप हो गया उसके लिए प्राइवेट एग्रीकल्चर एक्सटेंशन के लिए बिग फार्मर्स हो गया, क्योंकि उसके पास फेवरेबल इन्वायरमेंट रहता है, सब कुछ रहता है कि नहीं? उसके पास साइज ऑफ लैंड बहुत अच्छा रहता है, वो एजुकेटेड फार्मर्स होता है, ठीक है, वो प्रोग्रेसिव फार्मर्स होता है, उसका सॉइल का फर्टिलिटी स्टेटस उसके सॉइल का अच्छा रहता है, उसका रोड के साइड में जमीन होता है, जिससे कि प्राइवेट जो पार्टनर है, प्लेयर है, उसको जो वहाँ पे खेती करने में उसको को अच्छा बनता है। इसके विपरीत जो है वो पुअर, मार्जिनल और स्मॉल फार्मर पे ज्यादा फोकस नहीं करता है, क्योंकि वो फार्मर जो है, जिसका जो चार्ज है, हाई चार्ज जो है, मतलब कंसल्टेंसी से सर्विस लेना है उसे प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन से। तो उस कंसल्टेंसी सर्विस का जो हाई चार्जेस है, पुअर फार्मर्स, स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स पे नहीं कर सकता है, तो इसीलिए वो मोर फोकस बिग फार्मर्स में करता है, ठीक है। अब है क्लाइंट। क्लाइंट कैसा होगा, मतलब फार्मर्स कैसा होगा? इन प्राइवेट एक्सटेंशन सिस्टम, क्लाइंट आर मोर कमिटेड एंड केयरफुल अबाउट द एक्सटेंशन सर्विस बिकॉज दे आर पेइंग फॉर द सर्विस। क्योंकि वो क्लाइंट जो है, जो फार्मिंग कम्युनिटी है, वो मोर केयरफुल होता है, वो मोर कॉन्शियस रहता है, क्योंकि वो कंसल्टेंसी सर्विस या सीड के बदले में उसको पे कर रहा है, फर्टिलाइजर के बदले में पे कर रहा है। तो मोर कंसंट्रेटेड, मोर मतलब कमिटेड, और एक ये सब केयरफुल रहता है अबाउट द एक्सटेंशन सर्विस। द क्लाइंट मेक बेस्ट यूज ऑफ द प्राइवेट एक्सटेंशन वर्कर टाइम, क्योंकि वो जो क्लाइंट है, जो बिग फार्मर्स ग्रुप है, वो मतलब उसका टाइम और जो लैंड है वो नहीं चला जाए, तो बहुत कॉन्शियस है, केयरफुल और कमिटेड रहता है टुवर्ड्स द प्राइवेट एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन सर्विसेज ऑफरिंग। अब ऑफर क्या करता है प्राइवेट एक्सटेंशन, क्या करता है ऑफर? न्यू टेक्नोलॉजी। हाँ, तो प्राइवेट एक्सटेंशन ऑफर प्रॉफिट ओरिएंटेड सर्विसेज करता है। दे शुड नॉट ट्रांसफर ओनली दी टेक्नोलॉजी बट आल्सो सप्लाई द क्रिटिकल प्रोडक्शन इनपुट एंड ऑफरिंग आर बेस्ड ऑन सीजनल नीड्स एंड कन्वीनियंस ऑफ द फार्मर्स, ठीक है। ऑफर करता है, न्यू इनोवेटिव टेक्नोलॉजी कर सकता है, अकॉर्डिंग टू नीड्स, अकॉर्डिंग टू डिमांड,
अकॉर्डिंग टू डिमांड कर सकते हो, अकॉर्डिंग टू सीजन कर सकते हो, ये सर्विस ऑफर करता है। ठीक है। टेक्नोलॉजी, तो टेक्नोलॉजी दे शुड प्रोवाइड्स या ट्रांसफर डिमांड ड्रिवन एरिया लोकेशन स्पेसिफिक टेक्नोलॉजी। अब ऐसा नहीं है कि बिहार के लिए कोई टेक्नोलॉजी, कोई ट्रीटमेंट कॉम्बिनेशन जो है इंसेक्ट डिजीज के कंट्रोल के लिए सही है तो दूसरे जगह के लिए सही होगा, क्योंकि उसका क्लाइमेटिक कंडीशन बदल जाएगा तो वहां पे वो सूट नहीं करेगा। राजस्थान में हो सकता है सूट नहीं करे, यहाँ सूट सेव नहीं हो सकता है। तो हम कह रहे थे टेक्नोलॉजी दे विल ट्रांसफर द लोकेशन स्पेसिफिक एंड डिमांड ड्रिवन टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी आर स्पेशलाइज्ड एंड कॉस्टली बट आर प्रॉफिटेबल। टेक्नोलॉजी स्पेशलाइज्ड एंड कॉस्टली होता है लेकिन प्रॉफिटेबल होता है। ठीक है। तो दे विल इंश्योर टाइमली सप्लाई, दे विल आल्सो इंश्योर द टाइमली सप्लाई ऑफ टेक्नोलॉजी टू द फार्मर्स कम्युनिटी। ठीक है। अब है ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन जो होता है कि प्राइवेट एजेंसी के पास जो होता है वेल इक्विप्ड ऑर्गेनाइजेशन होता है। प्राइवेट एक्सटेंशन पर्सनल बिकम मोर अकाउंटेबल टू द क्लाइंट्स एंड हाईली मोटिवेटेड बिकॉज दे आर गेटिंग रेम्युनरेशन फॉर देयर सर्विस। तो क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन जो होता है कि वेल ऑर्गेनाइज होता है। ठीक है। क्योंकि जो टेक्निकल लेवल का स्टाफ हो, फील्ड लेवल का स्टाफ हो, वो सब बहुत ट्रेंड स्पेशलाइज होता है। और क्योंकि वो अकाउंटेबल जो होता है, वो जो क्लाइंट के प्रति अकाउंटेबल होता है, क्योंकि उस सर्विस के बदले में उसको पे होता है। हो सकता है कि फेल कर जाए, कुछ हो जाए, तो क्योंकि वो कंपनी में प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है तो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में उसको कुछ पनिश कर सकता है, सैलरी रोक सकता है या कुछ कर सकता है। तो ऑर्गेनाइजेशन जो होता है पूरा फुल प्रूफ और स्पेशलाइज्ड वे में काम करता है। ठीक है। फंडिंग क्या होगा कि अब ये फंड जनरेट खुद नहीं करता है, दे विल गेट फंड फ्रॉम दी फार्मर्स कंट्रीब्यूशंस एंड डेवलपमेंटल एजेंसी। अब कभी कभी डेवलपमेंटल एजेंसी, अब आगे हम बताएंगे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप क्या होता है। तो ये गवर्नमेंट के से भी फंड अंशदान लेता है, सब्सक्राइब मिलता है, फिनांस होता है फार्मर के कंट्रीब्यूशन से, क्योंकि हम आपको ये सीड देंगे, ये प्रोडक्शन का इनपुट फर्टिलाइजर देंगे, पेस्टिसाइड देंगे, उससे पहले ही वो पैसा ले लेता है। तो फार्मर्स के कंट्रीब्यूशन से वो फंड को जनरेट करता है कभी कभी, क्योंकि वो पब्लिक जो सर्विस जो है सप्लीमेंट्री या कॉम्प्लीमेंट्री के रूप में काम करता है, तो पब्लिक से भी मतलब कि इनिशियल स्टेज में वो फंड ले लेता है। तो फंडिंग उसको वहां से होता है। एक्सटेंशन सर्विस, तो एक्सटेंशन प्राइवेट एक्सटेंशन प्रोवाइड एडवाइजरी नेचर ऑफ सर्विसेज। एक्सटेंशन बिकम परचेज इनपुट एंड इट जनरेट न्यू इनकम टू दी फार्मर्स। ये जनरली जो है प्राइवेटाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर एक्सटेंशन सर्विस की जब बात करेंगे तो एडवाइजरी सर्विस, मौसम बेस्ड एडवाइजरी हो गया। अब आने वाले एक हफ्ता जो है तो ये बारिश का मौसम रहेगा, हैवी रेन होगा, साइक्लोन होगा, टेम्परेचर इतना रहेगा, तो आप अभी फर्टिलाइजर का एप्लीकेशन मत कीजिए। तो ये सब एडवाइजरी सर्विसेज हो गया। ठीक। मेथड जो है मेनली जो है मेथड जो है प्राइवेट एग्रीकल्चर एक्सटेंशन सर्विस में ग्रुप अप्रोच मेथड नहीं अपनाता है, इंडिविजुअल अप्रोच अपनाता है। क्योंकि इंडिविजुअल अप्रोच अपनाएगा तो ज़्यादा इफेक्टिव भी होगा, क्योंकि इंडिविजुअल से उसको पैसा भी लेना है, क्योंकि इंडिविजुअल पे करता है। तो ये प्राइवेट कंसल्टेंसी मोस्टली अडॉप्ट पर्सनल कॉन्टैक्ट मेथड एज ग्रुप अप्रोच विल रिड्यूस देयर चांसेस ऑफ गेटिंग कंसल्टेंसी फी। क्योंकि ग्रुप में जब वो करेगा तो वो हर ग्रुप का हर मेंबर जो है उसका कंसल्टेंसी जो फी है, जो एडवाइजरी सर्विस दे रहा है
या डायग्नोस्टिक सर्विस प्रोवाइड कर रहा है तो उसको कंसल्टेंसी फी नहीं देगा। तो इसके बाद जो है कि ये प्राइवेट जो एग्रीकल्चर एक्सटेंशन सर्विसेज है जो मोर फोकस ऑन कॉमर्शियलाइज क्रॉप, जो कॉमर्शियलाइज क्रॉप है उस पर ज्यादा फोकस करता है, न कि सीरियल क्रॉप पे करता है। ठीक है, सीरियल क्रॉप पे कम फोकस करता है, और जो कॉमर्शियलाइज क्रॉप है जैसे कि पोटैटो हो गया, शुगर केन हो गया, जूट हो गया, कॉटन हो गया, और सब चीजें हैं एनिमल हस्बेंड्री में जो हो गया, तो ये सब चीजें वो ज्यादा फोकस करता है कॉमर्शियलाइज को। फीस है तो फीस का डायरेक्ट मार्केटिंग करेगा, लेकिन फीस का जो वैल्यू एडिशन है, फीस का वाइड है और फीस का डिफरेंट प्रोडक्ट्स है उसका वो बिजनेस करेगा। तो दे आर मोर फोकस ऑन दी कॉमर्शियलाइज क्रॉप एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस। प्राइवेट प्लेयर्स आर मोर focus on commercialized crops या commercialized business, not in cereal crops। ये हो गया। इसके बाद की स्ट्रेटजी फॉर प्रोवाइडिंग एक्सटेंशन सर्विसेज, क्या क्या स्ट्रेटजीज है? तो देयर आर सम स्ट्रेटजी शुड बी मेजर फॉर प्राइवेट एक्सटेंशन सर्विसेज। पहला है कि कमर्शियलाइजेशन ऑफ एक्सटेंशन सर्विस, जो complex demand driven technology in public extension system should be provided for particular cost। अब जो complex है डिमांड ड्राइवन टेक्नोलॉजी जो पब्लिक एक्सटेंशन सिस्टम के पास, ये टेक्नोलॉजी जो है वो प्राइवेट सेक्टर को दे दे, अब प्राइवेट सेक्टर जो है वो जो है फार्मर्स के फील्ड तक पहुंचाए, क्योंकि पहले पर ड्यू टू हैवी फाइनेंशियल बर्डन farmers public sector extension services not pay the attention towards the agriculture extension services। so private extension services जो है के पास वो सर्विसेज, जो पब्लिक एक्सटेंशन सर्विस के पास जो भी टेक्नोलॉजी है, जो भी कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी है, डिमांड ड्राइवन टेक्नोलॉजी, वो पब्लिक एक्सटेंशन प्राइवेट एक्सटेंशन सर्विस को दे दे और वो अपने यहाँ से उसको फार्मर्स के फील्ड तक पहुँचाए। तो कमर्शियलाइजेशन ऑफ एक्सटेंशन सर्विस, उसका बाजारीकरण, ठीक है। तो जैसे कि फार्म इम्प्लीमेंट्स हो गया, फार्म मैकेनाइजेशन के अंतर्गत फार्म इम्प्लीमेंट्स हो गया, उसका कमर्शियलाइजेशन। इंट्रोड्यूसिंग कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन सिस्टम, पब्लिक एक्सटेंशन सिस्टम कैन मेक कॉन्ट्रैक्ट with registered private agriculture consultancy agency to transfer agricultural technology। अब कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन सर्विस है कि हम कॉन्ट्रैक्ट दे दिए, जो पब्लिक एक्सटेंशन सर्विस जो सरकारी है वो कॉन्ट्रैक्ट में प्राइवेट प्लेयर को दे दिया, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन को दे दिया, वो फार्मर्स के फील्ड तक पहुंचाया। इंट्रोड्यूसिंग शेयर क्रॉपिंग सिस्टम, अब इसमें क्या हो गया, शेयर क्रॉपिंग सिस्टम, मान लो कि फार्मर्स के फील्ड पे वो कोई क्रॉप लगा रहा है, जूट क्रॉप लगा रहा है, कॉटन लगा रहा है, शुगर केन लगा रहा है, पोटैटो लगा रहा है। अब मान लो कि प्रोडक्शन 10 कुंटल हुआ तो 5 कुंटल उसका हुआ, 5 कुंटल फार्मर्स का हुआ, मतलब 5 कुंटल जो लगाया प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन, प्राइवेट एजेंसी, जैसे कि आजकल देख रहे हो ना, ये रिलायंस वाला है, कंपनी है, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में आ रहा है, और सब जो जोमेटो ये पेप्सिको कंपनी है, ये सब आ रहा है इसमें एग्रीकल्चर के प्रोडक्शन में, ऑर्गेनिक फार्मिंग मैनुअली करता है। तो ये फार्मर्स के लैंड पे अपना पूरा प्रैक्टिस लगाया, एग्रीकल्चर प्रैक्टिस जो भी हो कमर्शियल क्रॉप का लगाया। अब वो शेयर बेसिस पे क्रॉप का ले लिया कि 50% आपका 50% मेरा, लैंड अलॉट किया उसको, लैंड सिर्फ उसको दिया, लिखित लैंड दिया, वो कॉन्ट्रेक्चुअल है, जब चाहेगा तब वो लैंड ले सकता है, ये नहीं कि उसके पास लैंड करेगा, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन के पास हो जाएगा। वो कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट बिटवीन दी फार्मर्स एंड प्राइवेट प्लेयर है, और शेयर बेसिस पे क्रॉपिंग सिस्टम है। गिविंग पार्टनरशिप राइट एंड मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्राइवेट सेक्टर एंड एनजीओ। अब स्ट्रेटजी ये भी होना चाहिए कि पार्टनरशिप राइट जो है ज्यादा किसको देना चाहिए, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन को देना चाहिए, एनजीओ नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के लिए देना चाहिए। नेक्स्ट है कि ग्रेजुअल विड्रॉल ऑफ पब्लिक एक्सटेंशन सिस्टम। अब पब्लिक एक्सटेंशन सिस्टम पहले हम बताया कि उसके पास उतना फंड नहीं है, दे हैव स्कार्सिटी ऑफ फंड्स, दे हैव हेवी फाइनेंशियल बर्डन, सो पब्लिक सेक्टर एक्सटेंशन शुड नॉट इन्वेस्ट मोर इन ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी एग्रीकल्चर एक्सटेंशन सिस्टम। तो
withdrawal of public extension system, the space created by the public extension system, there is a scope of private extension system and invest here profitable agriculture businesses, not other business, agriculture businesses. ठीक है, आप जो है कि ये 2 ways में एरिया वाइज या कमोडिटी वाइज, ठीक है, विड्रॉल पब्लिक एक्सटेंशन सिस्टम विड्रॉ कर लेगा तो प्राइवेट एक्सटेंशन एरिया वाइज, अब एरिया स्पेसिफिक, लोकेशन स्पेसिफिक टेक्नोलॉजी को बना ले, कमोडिटी वाइज पार्टी को, मान लो कि बिहार में मखाना होता है तो कमोडिटी मखाना वाइज जो है वो उस चीज में ले ले, अपने अंदर में ले ले और उसको प्रोडक्शन करे, फिर उसका मार्केटिंग करे, ठीक है। इसके बाद क्रिएटिंग स्ट्रेंथनिंग फार्मर्स ग्रुप एंड कोऑपरेटिव, जो भी क्लब है, फार्मर इंटरेस्टेड ग्रुप है, फार्मर प्रोड्यूसिंग ग्रुप है, उसको स्ट्रेंथन करके प्राइवेट एक्सटेंशन मैक्सिमम प्रॉफिट खुद का भी कर सकता है और फार्मर्स को भी प्रॉफिट करवा सकता है। तो स्ट्रेंथनिंग फार्मर्स ग्रुप एंड कोऑपरेटिव्स, और जो कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है, जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, जो क्रेडिट प्रोवाइड करता है, क्रेडिट मतलब पैसा, मनी फिनांस करता है, जो क्रेडिट इंस्टीट्यूशन है, रूरल एग्रीकल्चर डेवलपमेंट बैंक जो है नबार्ड का, नबार्ड बैंक है, तो ये सब आगे आ करके ज़्यादा मतलब कि ये फंड प्रोवाइड करेगा प्राइवेट एक्सटेंशन सर्विसेज को, क्योंकि वो खुद जैसे बताया ना कि अदर डेवलपमेंटल सोर्स, तो फार्मर्स के कंट्रीब्यूशन से तो फंड आएगा, लेकिन डेवलपमेंटल एजेंसी जो है, नबार्ड बैंक हो गया, रीजनल रूरल बैंक हो गया, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक जिसको बोलते हैं, और कोऑपरेटिव सोसाइटी हो गया, वहाँ से फंड जनरेट करके ये फार्मर इंटरेस्ट ग्रुप बना करके, क्लब बना के, महिला मंडल्स बना करके, किसान ग्रुप चौपाल बना करके, ये सब चीज़ों को इंट्रोड्यूस करके मैक्सिमम प्रॉफिट फार्मर्स को करवा सकता है और खुद भी प्रॉफिट ये ले सकता है। अब क्वेश्चन है कि पीपी, पब्लिक प्राइवेट सिस्टम, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप इन एग्रीकल्चर, तो ये क्या है, प्राइवेटाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर सिस्टम हो गया। अब है कि पूरा होल एंड सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी नोट गेटिंग टू दी प्राइवेट सेक्टर। आप यहाँ पे आ गया कि पब्लिक और प्राइवेट, सरकारी आधा प्राइवेट, दोनों पब्लिक प्राइवेट सेक्टर पार्टनरशिप, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप इन एग्रीकल्चर। ये क्या है, मीनिंग क्या होगा मीनिंग जी, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप क्या होगा रोहित? सर मतलब कुछ चीज जो है इसमें प्राइवेट सेक्टर संभालेगा, जैसे नया टेक्नोलॉजी आया तो उसका प्रचार करना तो वो प्राइवेट सेक्टर को दे दिए, क्योंकि उसमें लोग ज्यादा रहेगा। पब्लिक सेक्टर से रिसर्च का कुछ ये कर सकते हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट का ये भी काम कर सकता है। तो ये सिंपली क्या है कि एग्रीमेंट बिटवीन गवर्नमेंट एंड द प्राइवेट सेक्टर रिगार्डिंग द प्रोविजन ऑफ पब्लिक सर्विस एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। तो ये दोनों के बीच का एक एग्रीमेंट है, एक बॉन्डेशन है, एक कॉन्ट्रैक्ट है, मतलब पब्लिक सिस्टम जो एग्रीकल्चर है और प्राइवेट सेक्टर जो एग्रीकल्चर है, ये दोनों के बीच का जो एग्रीमेंट है, जो बॉन्ड है फॉर पब्लिक सर्विसेज और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, ये पब्लिक प्राइवेट एक्सटेंशन सिस्टम है। द प्राइम प्रायोरिटी विद द मैनेजरियल स्किल ऑफ द प्राइवेट सेक्टर। अब जो सोशल प्राइम जो रिस्पॉन्सिबिलिटी कहोगे, जो प्राइम सोशल प्राइम प्रायोरिटी जो होगी, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर जो प्राइवेट प्लेयर है, जो प्राइवेट सेक्टर एग्रीकल्चर में जो इन्वेस्ट करता है, दे हैव वेरी गुड या इफेक्टिव मैनेजरियल स्किल्स, ठीक है। और जो है दूसरा बात जो है कि रिलीविंग गवर्नमेंट फ्रॉम द बर्डन ऑफ लार्ज कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब गवर्नमेंट के पास जो है कि इतना एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं है कि वो पब्लिक सेक्टर में जो एक्सटेंशन सर्विस है उसको लगा सके। तो इसमें क्या है कि प्राइवेट सेक्टर को लाना है, बिकॉज फॉर रिलीविंग द बर्डन ऑफ द फाइनेंशियल ऑन द गवर्नमेंट, ठीक है, टू द प्राइवेट
प्राइवेट सेक्टर। अब गवर्नमेंट जो है कुछ लगा दिया, कुछ कर दिया, और जो कुछ फेल हो गया तो ये गवर्नमेंट पे आ गया। अब प्राइवेट सेक्टर जो है उसमें तो लगाया अपना पैसा, कुछ फेल हो गया, कुछ नहीं आउटपुट निकला, आउटकम आया तो उसका हुआ। प्राइवेट सेक्टर क्या करता है, तो वो उसका इंश्योरेंस करवा लेता है, कुछ फेल हो गया, कुछ ये हो गया तो उसको इंश्योरेंस के अंदर कवर है तो उसको कुछ मिल भी जाएगा। अब उसके पास जो है अच्छा ऑर्गेनाइजेशन है तो अच्छे से वो काम करेगा। फिर है कि the public assets are transferred to the private sector as a privatization, so is the government decided to work together with private sector to provide service। जो पब्लिक सेक्टर के जो एसेट्स है, जैसे पब्लिक सेक्टर का क्या एसेट्स होगा, लैंड होगा, कभी कभी देख रहे हो कि मान लो कि कोई इंडस्ट्री लगाना चाहता है, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री लगाना चाहता है, तो वो गवर्नमेंट क्या करेगा कि लैंड अलॉट कर देगा, इलेक्ट्रिफिकेशन के लिए इलेक्ट्रिक दे देगा, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन के लिए गवर्नमेंट का रोड है वहाँ पे। तो जो पब्लिक सेक्टर का जो एसेट्स है उसको यूटिलाइजेशन करके वो ज़्यादा प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकता है, ठीक है, जो प्राइवेट सेक्टर वाला है, और गवर्नमेंट के जो बर्डन है उसको कम कर सकता है। तो दोनों का यहाँ पे कंट्रीब्यूशन हो गया, पब्लिक सेक्टर का लैंड हो गया, इलेक्ट्रिफिकेशन हो गया, ट्रांसपोर्टेशन हो गया, और जो है अपना वो मैनेजरियल स्किल अपना करके, वर्किंग स्किल अपना करके, वो प्रोडक्शन करके, वो जो मैक्सिमम जो सर्विसेज है वो फार्मिंग कम्युनिटी को फर्टिलाइजर के क्षेत्र में, सीड के क्षेत्र, फर्टिलाइजर के क्षेत्र में, सीड के क्षेत्र में, इंसेक्टिसाइड के क्षेत्र में, पेस्टिसाइड और सब क्षेत्र में वो फार्म इम्प्लीमेंट्स जो है कुछ बना करके वो सर्विस प्रोवाइड कर सकता है। तो ये दोनों का ये हो गया। अब है कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप डिस्क्राइब गवर्नमेंट सर्विस और प्राइवेट बिजनेस वेंचर which is funded and operated through partnership of government and one and more private sector company। अब उसमें एक तो गवर्नमेंट एक पार्टनर हो गया, हो सकता है कि मोर देन 2 प्राइवेट कंपनी उसमें हो सकता है, उसमें उसका एक MOU होगा, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग हो जाएगा 1 से 2 कंपनी के बीच में। दीज स्कीम्स आर समटाइम्स रेफर्ड टू एज PPP के नाम से भी जाना जाता है, 3 गो P, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप और P3। अब क्वेश्चन है कि व्हाई नीड फॉर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। तो पहले हम बता दें चार पॉइंट। गवर्नमेंट के पास उतना पैसा नहीं है कि वो पब्लिक सेक्टर एग्रीकल्चर है उसमें लगा सके। फार्मर का परसेप्शन है कि वो जो पब्लिक सेक्टर जो एक्सटेंशन सर्विस होता है या सरकारी जो चीज़ें होता है वो बहुत उतना अच्छा नहीं होता है, ठीक है। तो ये फार्मर्स का परसेप्शन है। फार्मर्स का भी एक जो शिफ्ट जो एग्रीकल्चर है, जो कमर्शियल सब्सिस्टेंस लेवल टू कमर्शियल लेवल है, फार्मर का डिमांड जो है कि स्पेशलाइज नॉलेज चाहिए, इंफॉर्मेशन चाहिए, टेक्नोलॉजी चाहिए, है ना। तो ये सब नीड फॉर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के अंतर्गत आ जाएगा। अब नीड आप इसमें ये भी देख लोगे कि गवर्नमेंट जो है कि इजी डूइंग बिजनेस के लिए, क्योंकि ग्लोबलाइजेशन लिबरलाइजेशन की इस दौर में, क्योंकि हर कंट्री ओपन कर रखा अपने अपने मार्केट को, तो है क्या कि पब्लिक सेक्टर जो एक्सटेंशन सर्विस है वो क्या करेगा कि इजी डूइंग बिजनेस के लिए अच्छा एक इजी डूइंग कानून बनाएगा, टैक्सेस कम लगाएगा, जो सर्विस टैक्सेस है वो कम लगाएगा, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन जो है, प्राइवेट प्लेयर है उसमें अपना इन्वेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो इन कम्पिटिटिव ग्लोबल इन्वायरमेंट गवर्नमेंट अराउंड द वर्ल्ड आर फोकसिंग न्यू वेज टू फिनांस द प्रोजेक्ट एंड बिल्ड इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डिलीवर एग्रीकल्चर सर्विसेज। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप आर बिकमिंग ए कॉमन टूल टू ब्रिंग टुगेदर एंड स्ट्रेंथ दी बोथ सेक्टर्स, मतलब पब्लिक सेक्टर एंड प्राइवेट सेक्टर दोनों सेक्टर उससे मौजूद होता है। इन एडिशन टू मैक्सिमाइजिंग एफिशिएंसी एंड इनोवेशन ऑफ प्राइवेट इंटरप्राइजेस, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप कैन प्रोवाइड नीडेड कैपिटल टू फिनांस गवर्नमेंट प्रोग्राम्स एंड प्रोजेक्ट्स, देयरबाय freeing public funds for core economic and social programs। गवर्नमेंट भी चाहता है जो भी हमारा फंड्स जो है
मान लो एग्रीकल्चर है तो एग्रीकल्चर का फंड डिफरेंट चीज़ों में एलोकेट होता है। अब ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, जैसे एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हुआ, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट में, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में देता है। अब उसके पास इतना पैसा नहीं है कि वो सर्विस को एक्सटेंड करे फार्मर की फील्ड तक, ठीक है। तो ये दोनों मिल करके पब्लिक और प्राइवेट प्लेयर है, जो भी ऑर्गेनाइजेशन वो मिल करके काम करेगा तो बेहतर होगा। अब स्कोप ऑफ पब्लिक प्राइवेट सेक्टर इन इंडिया, देयर इज ह्यूज स्कोप इन पब्लिक प्राइवेट सेक्टर इन इंडिया, है ना, इसमें है तो स्कोप है, क्योंकि इन द बजट फाइनेंस मिनिस्टर हैज इंश्योर्ड शार्प इंक्रीज इन इंस्टीट्यूशनल फंडिंग टू दी पब्लिक प्राइवेट प्रोजेक्ट्स। फाइनेंस मिनिस्टर इसी साल में देखते हो कि स्टार्टअप कैपिटल के लिए कुछ पैसा को रिजर्व कर लिया कि यह पैसा स्टार्टअप कैपिटल के लिए रहेगा। और जो क्रेडिट इंस्टीट्यूशन है और बैंक को डायरेक्टिव दे दिया कि पब्लिक प्राइवेट सेक्टर के लिए जो भी प्राइवेट प्लेयर आगे आके काम करना चाहता है उसको क्रेडिट मिलेगा, मतलब पैसा और फिनांस मिलेगा, फंडिंग किया जाएगा इस बैंक के थ्रू। ये इसका इंटरेस्ट रेट होगा, ये इसका मतलब कि लोन का मतलब रीपेमेंट का ये टर्म होगा। तो ये सब चीज़ स्कोप ऑफ पीपी इन इंडिया इज वेरी ब्राइट in the futures or at the present time also. A possible area of public private in agriculture in India, तो possible area का क्या होगा एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च में, क्योंकि जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू हमको क्या करना है कि एक डाइवर्सिफाइड जो है एग्रीकल्चर प्रोड्यूस देना है। तो एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी के क्षेत्र में ज़्यादा स्कोप है पब्लिक प्राइवेट सेक्टर के, उसमें रिसर्च और डेवलपमेंट करके, क्योंकि जो ग्रोइंग पॉपुलेशन है उसको हमको सिखाना है, तो प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी को हमको बढ़ाना है, ठीक है। तो ये जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू जीन को इनकॉर्पोरेट करके हमको फूड और फाइबर प्रोडक्ट से है उसको बढ़ाना है। तो बायोटेक्नोलॉजिकल रिसर्च एंड डेवलपमेंट में प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन अच्छा काम कर सकता है। फिर ऑर्गेनिक फार्मिंग nowadays डिमांड ऑफ लार्ज नंबर ऑफ कम्युनिटी, तो ऑर्गेनिक जो प्रोड्यूस है उसके क्षेत्र में भी प्राइवेट सेक्टर अच्छा काम कर सकता है। अब देख रहे हो कि ये जो बिहार में गंगा बेसिन का जो एरिया है, जो उसके जो किनारे वाला जो इनबैंकमेंट का जो एरिया है वो दे दिया है, वो प्राइवेट सेक्टर को दे दिया है। इस सारे जगह पे प्राइवेट जो सेक्टर है इनबैंकमेंट में ऑर्गेनिक प्रोड्यूस करेगा, वो वेजिटेबल को प्रोड्यूस करेगा, फ्लावर को प्रोड्यूस करेगा, है ना, फ्रूट्स को प्रोड्यूस करेगा। तो इस क्षेत्र में भी ऑर्गेनिक फार्मिंग के क्षेत्र में भी प्राइवेट सेक्टर जो है वो आ सकता है। फिर डेयरी हुआ, लैब स्टॉक हुआ, पोल्ट्री फार्मिंग हो गया इसके क्षेत्र में। नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट के क्षेत्र में, अब सॉइल जो है नेचुरल रिसोर्स है ना, नेचुरल जो गिफ्टेड गॉड गिफ्टेड जो ये चीज़ है थिंग्स है, तो उस क्षेत्र को मैनेजमेंट के लिए भी वो काम कर सकता है। कोई सॉइल जो है सलाइन है तो उसको कैसे ट्रीटमेंट करेगा, कोई अल्कलाइन है उसको कैसे करेगा, कोई मोर एसिडिक है तो उसको कैसे करेगा, जो एक क्रॉप के प्रोडक्शन के लेवल पे पीएच को मेंटेन कर सके। तो नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट हो गया। फॉरेस्ट का भी यहाँ पे नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट है, तो फॉरेस्ट मैनेजमेंट में वो काम कर सकता है, ठीक है। नेचुरल और सब जितने भी नेचुरल गैस है, जितने भी नेचुरल जो हम गॉड गिफ्टेड जो इनपुट्स है उसके क्षेत्र में प्राइवेट प्लेयर है काम कर सकता है। अदर पॉसिबल एरिया पब्लिक प्राइवेट एप्लीकेशन में भी ट्रांसपोर्ट हो गया। ट्रांसपोर्ट में जैसे रोड हो गया, रोड के बनाने में, रेल में, पोर्ट्स में, एयरपोर्ट्स में, देखते हो पूरा एयर इंडिया वो था वो भी बिक गया, टाटा वाला ले लिया, ठीक है, तो वो प्राइवेट सेक्टर में चला गया। तो दोनों है, पब्लिक और प्राइवेट दोनों मोड में वो है, दोनों का है, क्योंकि एविएशन का जो पोर्ट है, एयरपोर्ट है, वो तो गवर्नमेंट का है ना, ठीक है। वाटर रिसोर्स में मतलब फिल्ट्रेशन प्लांट, इरिगेशन में, सीवेज में, पाइपलाइंस में वो अपना इन्वेस्ट कर सकता है प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन। हेल्थ के क्षेत्र में हॉस्पिटल्स, स्पेशलाइज्ड हेल्थ सर्विस को प्रोवाइड कर सकता है प्राइवेट प्लेयर। एजुकेशन के फैसिलिटी में स्कूल, कॉलेज, लाइब्रेरी, यूनिवर्सिटी को खोल के ढेर सारा आजकल देख रहे हो कि प्राइवेट यूनिवर्सिटी खुल गया है। सोशल सेक्टर में
आपका हाउसिंग हो गया, प्राइवेट जो बिल्डर जो है वो हाउसिंग बना करके वो बेच रहा है, क्योंकि गवर्नमेंट सबको तो घर नहीं दे सकता है, तो प्राइवेट प्लेयर जो है घर बना रहा है जो बिल्डर से, और वो घर को अपना बेच रहा है। तो ये सब जमीन तो गवर्नमेंट का है, गवर्नमेंट से ही लेता है सब, या कभी कभी जो फार्मर से उससे खरीद लेता है वो, लेकिन सब जो है पब्लिक एसेट्स है, जितना भी फार्मर्स के पास भी लैंड है वो पब्लिक एसेट्स है। तो ये सब क्षेत्र है, सोशल सेक्टर में हाउसिंग आ गया, ये सब क्षेत्र है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में। ठीक है, और इसमें कुछ पूछना है? प्राइवेटाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर एक्सटेंशन और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, बोलो। अटेंडेंस तो लोग भेज देना जी इसको। सर कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे जो होता है उसको भी पार्टिसिपेशन। क्या बोले? कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे? सर कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे जो आप बता रहे थे कि होगा। ये तो एग्रीमेंट है, पब्लिक प्राइवेट सिस्टम जो है एग्रीमेंट बिटवीन द गवर्नमेंट एंड प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन। अब कॉन्ट्रैक्ट जो होगा तो कॉन्ट्रैक्ट दोनों के बीच में होगा ना, पब्लिक और प्राइवेट दोनों के बीच में। आप तो कॉन्ट्रैक्ट कुछ साल लॉन्ग टर्म के लिए कॉन्ट्रैक्ट भी होगा, शॉर्ट टर्म के लिए कॉन्ट्रैक्ट होगा, है ना। मान लो कि जब हमारा मन चाहा तब हम कॉन्ट्रैक्ट को ड्रॉ कर सकते हैं। तो शॉर्ट टर्म भी कॉन्ट्रैक्ट होता है, वो डिपेंड करता है कि नेचर ऑफ वो किस तरह का बिजनेस करना चाहता है। आप वो प्रोडक्शन भी करता है, उसका मैन्युफैक्चरिंग और प्रोसेसिंग भी करता है। तो वो लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट किया है, लंबा इन्वेस्ट किया है, तो लॉन्ग टर्म हो जाएगा। सिर्फ प्रोडक्शन के लिए कर रहा है तो उसको लगेगा कि 1-2 साल जो है कि गन्ने का, शुगर केन का प्रोडक्शन अच्छा हो रहा है, ड्यू टू क्लाइमेट वेरिएशन कुछ ऐसा हो रहा है, तो कॉन्ट्रैक्ट को ड्रॉ भी कर लेगा वो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन पब्लिक सेक्टर से। ठीक है। यस। और कुछ? सृष्टि 115 यस सर। बताओ, इसमें कुछ और पूछना है? सर इसका प्राइवेटाइजेशन का डिसएडवांटेज भी तो है सर। डिसएडवांटेज यही है ना कि प्राइवेटाइजेशन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन सिस्टम फोकस ऑन ओनली बिग फार्मर्स, नॉट इन स्मॉल पुअर मार्जिनल फार्मर्स। प्राइवेट पब्लिक सेक्टर दे देगा प्राइवेट को, तो गरीब फार्मर जो है, जो मार्जिनल फार्मर है, जो सीरियल क्रॉप करता है या छोटा मोटा कॉमर्शियल क्रॉप करता है, तो उधर मर जाएगा, उसके पास कुछ सर्विसेज नहीं जा पाएगा, उसके पास इनपुटे नहीं पहुंच पाएगा। टोटली जो प्राइवेटाइज कर देगा, मान लो सीड नहीं है उसके पास लगाने के लिए सीरियल क्रॉप का या पल्स क्रॉप का या वाइल्ड सीड क्रॉप का। देखते हो कि कभी कभी सीजन के जब जिसका सीजन रहता है तो ब्लॉक में सीड आ जाता है। सीड फ्री ऑफ कॉस्ट जो है स्मॉल और मार्जिनल फार्मर को वो वहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाता है पंचायती राज के थ्रू, ग्राम पंचायत विलेज लेवल वर्कर होता है उसके थ्रू। तो ये इसका डिसएडवांटेज है कि मोर फोकस करता है ये कॉमर्शियल क्रॉप पे, ये सीरियल क्रॉप पे नहीं करता है। अब सीरियल क्रॉप पे नहीं करेगा तो आदमी तो खाता है सीरियल क्रॉप, कॉमर्शियल क्रॉप तो नहीं खाता है। वो मोर बिजनेस ओरिएंटेड होता है, बिजनेस सेंटर्ड होता है वो, इसीलिए वो फोकस करता है कॉमर्शियल क्रॉप पे, सीरियल क्रॉप पे फोकस नहीं करता है। तो ये डिसएडवांटेज है वो है कि वो सीरियल क्रॉप पे, स्मॉल फार्मर्स पे, पुअर फार्मर्स में, नॉन प्रोग्रेसिव जो फार्मर है उसको नहीं करता है। वो ज़्यादा फोकस करता है कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे फोकस करके वो अपना जो सर्विस है उसके बदले में कितना उसको प्रॉफिट हो जाए उस पर वो उसका मेन कंसंट्रेशन रहता है। ठीक है, और कुछ? और कोई बोलो। सर प्राइस भी वो अकॉर्डिंगली इंक्रीज कर सकते हैं क्या? अपने अकॉर्डिंग। सर प्राइस वगैरह भी वो अपने अकॉर्डिंग इंक्रीज कर सकते हैं। प्राइवेट, अब तुम जाती हो डॉक्टर से दिखाने के लिए, तो जो जितना बड़ा डॉक्टर, जितना बड़ा शहर में जाते हो उतना लग जाता है ना। जो निजी क्लिनिक में हम लोग जाते हैं दिखाने के लिए, एक तो बहुत अच्छा डॉक्टर है, वो तो डिपेंड करता है कि ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, तो अपना प्रोडक्ट को वो मतलब कि अब हम देखो कि एक मसाला का कंपनी ले लो, अब देखो कि मसाला का कंपनी जो लोकल मेड कंपनी है, जो पहुंच आता है वो कोई रखता है कि मतलब कि उसमें रहता है कि
20 से 25 ग्राम रहता है तो उसका कीमत 4 रुपया पहले रखता है। वही जो MDH कंपनी है, एवरेस्ट कंपनी है और सब जो ब्रांडेड कंपनी है वो अपना 5-5 रुपया रखता है, 1 रुपया ज़्यादा रखता है कि नहीं? या किलो के हिसाब से कोई कंपनी मसाला का है किलो के हिसाब से बेचता है। तो ये डिपेंड करता है कि ब्रांड पे, ब्रांड का क्या नाम है, वो एक ISO मार्का ले लिया ना, या एक मार्का ले लिया, अपने नाम का टैग ले लिया और ब्रांड वो प्राइस को इंक्रीज करके हाइक करके मार्केट में बेच रहा है। तो अब ये भी है कि अपने प्रोड्यूस का, क्योंकि उसको फार्मर से ही वो पैसा जनरेट करता है, तो अपने प्रोड्यूस का वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिटेबल इनकम चाहता है। ठीक है, और कोई पूछो? अटेंडेंस तो लोग भेज देना स्क्रीनशॉट करके। और कोई पूछो, कोई और कोई बोलो कुछ इसमें। क्या जी, किसी को नहीं पूछना है कुछ? हो गया? अब इससे क्या क्या समझ रहे हो, तुम ही बताओ जी कोई। अमर प्रेम की परसेप्शन ऑफ पब्लिक एक्सटेंशन सर्विस इज लेस इफेक्टिव इन मीटिंग द करंट नीड ऑफ फार्मर। आप इसको कैसे बताओगे हमको? अमर प्रेम, यस सर। मतलब कि जो परसेप्शन है, जो पब्लिक सेक्टर जो एक्सटेंशन सर्विस, उसके प्रति लोग का परसेप्शन जो उतना अच्छा नहीं है। वो कहता है कि ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होता है, मतलब एक वर्ड है ना, घिसा पिटा, उतना अच्छा नहीं होता है पब्लिक सेक्टर वाला। तो इसीलिए जो करंट नीड से, जो करंट डिमांड से फार्मर्स का, वो मीट आउट नहीं कर पाता है पब्लिक सेक्टर एक्सटेंशन, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन, इसलिए प्राइवेट सेक्टर में जा रहा है। तो इसको कैसे देखते हो तुम? सर यही कि सर पब्लिक सेक्टर सर एफिशिएंटली वर्क नहीं करता है सर। उसका जो एम्प्लॉय होता है उसको मंथली बेसिस पे सैलरी आ जाता है और उसको कोई चेक करने वाला नहीं होता है सर। और इसमें हाँ, सर, और इसमें देखो सर आप देखो इसमें क्या कहना है कि मतलब कि एम्प्लॉय का जो एफिशिएंसी तो लेस तो होता ही है, वर्किंग एफिशिएंसी, साथ साथ उसके पास दे हैव आउटडेटेड नॉलेज, आउटडेटेड इंफॉर्मेशन, आउटडेटेड, दे हैव पोजेस आउटडेटेड मैसेज। अब कोई आदमी जैसे 1967, 68, 76 में एग्रीकल्चर ग्रेजुएट बना, वो कहीं प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में, सॉरी पब्लिक में जॉब हो गया, ब्लॉक एग्रीकल्चर ऑफिसर बन गया, डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर ऑफिसर है, डिस्ट्रिक्ट हॉर्टिकल्चर। अब उसके पास जो आउटडेटेड नॉलेज है, नॉलेज को अपडेट नहीं किया है ना, तो वो वही नॉलेज को देगा कि भाई NPK का डोज जो है कि आप गेहूं में लगा रहे हैं तो 160, 120, 60 kg दीजिए, इस तरह का डोज दीजिए। लेकिन अब देखेगा ये नहीं, उसको पता है कि सॉइल में सॉइल जो ज़्यादा फर्टिलाइजर रिस्पॉन्सिव हो गया है, फर्टिलाइजर देते देते सॉइल इनफर्टाइल हो गया, तो नाइट्रोजनस जो इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर ये सब है, तो इसका डोज हम कम करें, इंटीग्रेटेड अप्रोच अपनाएं, साथ साथ फार्म यार्ड मैन्योर भी दे, है ना, ऑर्गेनिक फार्मिंग भी दे, या वेस्ट जो है उसको भी दे, काउडंग का प्रयोग करे। तो ये सब चीज़ उसके पास नॉलेज है, सिर्फ जो है रिकमेंडेड जो एकेडमिक नॉलेज है NPK का वो बता देगा, चलाएगा। तो उसके नॉलेज के अपग्रेडेशन के लिए प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन भी काम कर सकता है फॉर अपग्रेडिंग द नॉलेज ऑफ द पब्लिक सेक्टर एक्सटेंशन। ठीक है, उसके नॉलेज को अप टू डेट करने के लिए, अपग्रेड करने के लिए तो ये काम कर सकता है। ठीक है, और कुछ? तो मोटा मोटी यही है कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप और प्राइवेटाइजेशन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन ये हुआ। ये सब है कि न्यू विस्टा या न्यू ट्रेंड इन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन सिस्टम के अंतर्गत, जैसे मार्केट लेड एक्सटेंशन बताए थे, तो इसी तरह से ये प्राइवेटाइजेशन इन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन सिस्टम में और पब्लिक प्राइवेट एक्सटेंशन सिस्टम। अब इसमें रह गया कि साइबर एक्सटेंशन और एक्सपर्ट सिस्टम, ये दूसरे दिन कर देंगे। ठीक है ना? अटेंडेंस सब बना लियो ना, स्क्रीनशॉट हमको भेज देना। CR रोहित यस सर। इसका स्क्रीनशॉट हमको भेज देना। ठीक है, चलो लेफ्ट करो सब। यदि और कुछ नहीं